बीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। देखिए, किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसी धातु के लवण के 1 मोलर सांद्रण वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबोने पर धातु इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। उसी को जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बताया गया कि किसी धातु इलेक्ट्रोड के लिए जो है हो और उसी धातु का जो है लवण हो, दोनों को जो है 1 मोलर सांद्रण वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबोने पर जो धातु इलेक्ट्रोड है और जो विलयन है, इन दोनों के मध्य जो होता है एक विभवांतर उत्पन्न होता है। तो जब विभवांतर उत्पन्न होने लगता है तो उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे जो है ई डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है इसे ई डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है। बताया गया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव उसे कहा जाता है कि कोई भी धातु इलेक्ट्रोड है, कहने का मतलब कि मान लिया जाए कि अगर ये कोई धातु है जो इलेक्ट्रोड का कार्य करता है, इसको किसी पात्र में जिस धातु का इलेक्ट्रोड होगा उसी धातु का जो है विलयन हो, इसमें जो है 1 मोलर सांद्रण जो है वाला विलयन हो, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर इसको डिबो दिया जाए। तब जो धातु है, धातु इलेक्ट्रोड और विलयन जो ये धातु इलेक्ट्रोड जो ये है और जो ये विलयन है, दोनों के मध्य क्या होगा, बीच में क्या होगा, विभवांतर एक उत्पन्न होने लगता है। उसी विभवांतर को धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव के अनुप्रयोग जो है कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है इसका अनुप्रयोग कहाँ किया गया है। उसके लिए है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का अनुप्रयोग मानक इलेक्ट्रोड विभव का अनुप्रयोग। देखिए, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का अनुप्रयोग है, इसका सबसे पहला अनुप्रयोग जो है वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है इसका पहला अनुप्रयोग है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी ये होती है कि जो विभिन्न प्रकार की धातुएं होती हैं उसके मानक इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। उसी को जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बताया गया कि यदि विभिन्न धातुओं को उनके मानक अपचयन विभवों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। कहते हैं।
देखिए बताया गया जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इसमें जो इसका सबसे पहला अनुप्रयोग है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में बताया गया कि जो जो धातुएं होती हैं विभिन्न प्रकार की या जो भिन्न धातुएं होती हैं उनके मानक अपचयन विभव, जो उनका मानक अपचयन विभव है, या कह सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव भी होता है। दोनों चीज की है, जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव कि मानक अपचयन विभव हो या जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में अगर व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करने पर जो है एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसी श्रेणी को जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। कि बताया गया फिर से एक बार कि जो विभिन्न धातुएं या भिन्न प्रकार की जो धातुएं होती हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में अगर उनको व्यवस्थित करें, व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखिए जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है इसमें जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो होता है उसका मानक अपचयन विभव भी कह सकते हैं या मानक इलेक्ट्रोड विभव जो कहते हैं ये शून्य होता है। कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो होता है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव जो होता है वो शून्य होता है। आइए देखते हैं जो इनकी श्रेणी है किस प्रकार है। देखिए इनकी श्रेणी जो है बताया गया, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ रहे हैं कि जो भी धातुएं हैं उनके लिए जो है ये मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव जो है क्या होता है। जैसे इसमें लिथियम के लिए बताया गया, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव होता है -3.04। ये वोल्ट में है, सभी वोल्ट में दिए गए हैं कि वोल्ट में है। और पोटेशियम का जो होता है वो -2.92 वोल्ट होता है। बेरियम जो है इसका -2.90 होता है। स्ट्रेशियम जो है इसका -2.89 होता है। कैल्शियम जो है इसका -2.87 होता है। सोडियम जो है इसका -2.71 होता है। मैग्नीशियम जो है इसका होता है -2.37। एल्यूमिनियम है इसका -1.66। मैग्नीज है इसका -1.18 होता है। जिंक है इसका -0.76 होता है। फिर आयरन है इसका -0.44 होता है। फिर कोबाल्ट है इसका -0.27 होता है। फिर निकिल है इसका -0.25 होता है। और ये टिन है इसका -0.13 होता है। और हाइड्रोजन जो होता है इसका 0 होता है, शून्य होता है। इसको पहले भी बताया गया। तो इधर देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं हैं या इन्हीं को अर्धशेल अभिक्रिया भी कहा जाता है। कि जो अर्धशेल अभिक्रियाएं होती हैं उसके लिए ये सारणी बनाई गई है, इसी को जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। बताया गया कि जो ये क्या है, विभिन्न प्रकार की जो धातुएं, विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं उनको जो है बताया गया कि इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव जो होता है इसके बढ़ते हुए क्रम में, उसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को मानक इलेक्ट्रोड वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो वही चीज इसमें बताया गया है। देखिए ये बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यहाँ सबसे ज्यादा माइनस है, फिर जैसे जैसे देख रहे हैं प्लस की तरफ। ये भी कह सकते हैं, यहाँ ये तीर बना के भी दर्शा सकते हैं कि ये बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, कि इसी को जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इसमें कुछ एलिमेंट और हैं, इसको नोट कर लीजिए। और जो भी बचे हैं उनका भी नाम, कि उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव और उनकी अर्ध अभिक्रियाएं क्या हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसा इसमें कॉपर है Cu+++2E-, गिब्स ये हो जाएगा Cu। देखिए जो कॉपर होता है इसका जो है प्लस में होता है, ये होता है +0.34 होता है। फिर इसी के बाद इसमें हम लोग मरकरी पढ़ेंगे, Hg, ये होता है 2+, ये हुआ
2E माइनस इसकी अर्ध अभिक्रिया और ये बन जाता है Hg। जो मरकरी होता है इसका भी पॉजिटिव में होता है, ये होता है प्लस 0.79। फिर उसके बाद इसमें Ag है, Ag प्लस E माइनस गिब्स Ag बन जाता है इसकी अर्ध अभिक्रिया और ये भी पॉजिटिव में चलता है और इसका हो जाता है प्लस 0.10। इसके बाद इसी में प्लेटिनम Pt, प्लेटिनम जो होता है वो है, ये हो जाएगा 2E माइनस गिब्स Pt। प्लेटिनम जो होता है ये भी जो है पॉजिटिव के लिए है तो इसका हो जाता है प्लस 1.20। ये जो है वैद्युत मानक अपचयन विभव है या मानक इलेक्ट्रोड विभव है, किसके लिए? कॉपर के लिए, मरकरी के लिए है और सिल्वर के गोल्ड के लिए है और जो है सिल्वर के लिए और प्लेटिनम के लिए। आइए देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है इसकी उपयोगिता। विद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता। कि जो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसका उपयोग, इसकी उपयोगिता क्या है? तो इसकी सबसे पहली उपयोगिता है धातुओं के निष्कर्षण में। ये भी कह सकते हैं कि धातु निष्कर्षण में, कि जो भी धातुएं होती हैं उनको अलग करने में, निष्कर्षण करने के लिए बताया गया कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है इसमें जो धातुएं ऊपर होती है, ऊपर स्थित धातुएं अपने नीचे स्थित धातुओं को जो है क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, जिससे जो है धातुएं जो है अलग हो जाती है। कि पहली उपयोगिता है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसमें जो भी इस श्रेणी में धातुएं जो है अपने से नीचे जो भी धातु स्थित होती है उसको विस्थापित कर देते हैं, जिसके कारण धातुओं का निष्कर्षण हो जाता है। और दूसरी उपयोगिता है कि जो धातुओं की सक्रियता, धातुओं की सक्रियता या क्रियाशीलता ज्ञात करने में। देखिए दूसरी उपयोगिता बताया गया कि जो धातुएं होती हैं उनकी सक्रियता या क्रियाशीलता, कि जो धातु है कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। आप लोग जान लीजिए कि जिन धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है, कि जो धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिसमें अधिक होगी उनकी क्रियाशीलता जो होती है या सक्रियता जो होती है वो अधिक होती है। या ये कह सकते हैं कि वे धातुएं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, कि वे धातुएं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे अधिक क्रियाशील या सक्रिय होते हैं। उपयोगिता में हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरी उपयोगिता है कि जो धातुओं की सक्रियता या क्रियाशीलता ज्ञात करने में बताया गया कि जो धातुएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी, या ये भी कह सकते हैं कि
ऐसी धातुएं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की अधिक प्रवृत्ति रखते हैं, उनकी क्रियाशीलता जो होती है वो अधिक होगी। इसी का विपरीत अगर देखें कि जो इलेक्ट्रॉन जो है जिनके त्यागने की प्रवृत्ति जो है बहुत कम होगी, वो कम क्रियाशील होंगे, या कह सकते हैं वो अक्रियाशील होंगे। इसी में तीसरा जो इसकी तीसरी उपयोगिता है कि जो भी अभिक्रिया होती है उसमें अपचयन क्रिया जो होती है, अपचयन क्रिया है कि नहीं है, कि कहने का मतलब कि अपचयन क्रिया ज्ञात करने में किसकी तीसरी उपयोगिता है कि जो क्रियाएं होती है, क्रियाएं तो मान लीजिए दो प्रकार की होती है। इसमें जो है अपचयन के लिए अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों क्रिया ज्ञात किया जा सकता है, ऑक्सीकरण और अपचयन, कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया ज्ञात करने में कि जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है इसके माध्यम से हम जो बताया गया ऑक्सीकरण और अपचयन जो क्रियाएं होती है उनको हम ज्ञात कर सकते हैं, कि जिनमें बताया गया कि जो इसमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर से नीचे धातुएं होती हैं उनका क्रम जो है विभव जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अधिक विभव जो होगा वो ऑक्सीकरण के लिए और जिसका विभव कम होता है वो अपचयन के लिए जो है होता है। देखिए इसमें अगला नंबर है इसकी उपयोगिता, धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन गैस के मुक्त होने की जानकारी प्राप्त करने में। देखिए जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसमें हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं स्थित हैं वो जो है हाइड्रोजन के जो भी अम्ल होते हैं उनको उनसे क्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त करते हैं। इसलिए बताया गया कि जो भी धातु अम्ल होते हैं उनके साथ विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातु स्थित हैं वो अम्लों के साथ जो है क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। फिर अगला नंबर है, पांचवा नंबर है, किसी गैल्वेनिक सेल के विद्युत वाहक बल की गणना की जा सकती है। कि जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें जो है विद्युत वाहक बल जो होता है जिसको हम लोग जो है EMF कहते हैं से भी प्रदर्शित किया जाता है, कि गणना जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी से की जाती है। और अगला नंबर है विस्थापन अभिक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने में, कि जो विस्थापन अभिक्रियाएं हैं बताया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितनी भी धातुएं हैं वे अपने नीचे स्थित धातुओं को विस्थापित कर देते हैं। कि विद्युत रासायनिक श्रेणी अभी हम लोग पढ़े हैं, जो भी श्रेणी है श्रेणी में जो सबसे ऊपर है वो अपने से नीचे जितनी भी स्थित धातुएं हैं सबको विस्थापित कर देता है। ये भी कह सकते हैं कि जो भी धातु जिसके ऊपर है वो अपने से नीचे स्थित धातुओं को विस्थापित कर देता है। वही चीज इसमें बताया गया कि जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उनकी जानकारी भी विद्युत रासायनिक श्रेणी से प्राप्त होती है। और अगला है धातुओं की अपचायक क्षमता ज्ञात करने में, कि जो धातु होती है उनकी अपचायक क्षमता। इतना याद रखिए हमेशा कि जो धातुएं होती है उनकी अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर घटती है। कि ये भी कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धातुओं की अपचायक क्षमता घटती है। क्या होती है? घटती है। कि ऊपर से देख लीजिए, ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर या जाने पर, कुछ भी लिख सकते हैं, आने पर अपचायक क्षमता घटती है। कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसमें ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे धातुओं की जो अपचायक क्षमता होगी वो घट जाएगी। और लास्ट नंबर है अधातुओं की आक्सीकारक क्षमता ज्ञात करने में। धातुओं की आक्सीकारक क्षमता, अधातु जो होती है
उनकी आक्सी कारक क्षमता ज्ञात करने में। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी धातुएं होती हैं उस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, ऊपर से नीचे की ओर आने पर धातुओं की जो आक्सी कारक क्षमता होती है वो बढ़ती है। इसमें अभी हम लोग अब चायक क्षमता के लिए पढ़े धातु के, इसमें क्या है, नीचे की ओर आने पर घटती है, लेकिन अधातुओं के लिए ऊपर से नीचे की ओर आने पर आक्सी कारक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। सेम एक दूसरे का उल्टा है कि इसमें हम लिख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर अधातुओं की आक्सी कारक क्षमता बढ़ती है। आक्सी कारक क्षमता बढ़ती है। ये भी कह सकते हैं कि जो अधात्वीय होती है, जिसका धनात्मक, जो हम लोग अभी पढ़े हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव पढ़े हैं, इसमें जिसका मान पॉजिटिव में अधिक होगा वो, या जो अधिक धनात्मक होगा उसकी आक्सी कारक क्षमता सबसे अधिक होगी। और इसी प्रकार अपचायक क्षमता के लिए देखेंगे कि जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है इसमें जिसका मान ऋणात्मक में सबसे अधिक होगा, कहने का मतलब कि अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक है जिसका, उसका अपचायक क्षमता जो होगी वो अधिक होगी। देखिए अगला प्रश्न है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में तांबे की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रकार के जब भी प्रश्न दिए जाएंगे तो जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है उस पर आधारित ये प्रश्न होते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें कि जो भी वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, कि हम लोग अभी बताया गया कि जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है इसमें जो भी धातुएं ऊपर स्थित हैं वो अपने नीचे स्थित धातु को विस्थापित कर देती है। तो वही चीज इसमें भी लिखना है। इसमें जैसे पूछ रहा है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में तांबे की छड़ को डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है, तो हम इसमें लिखेंगे कि कॉपर जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है सिल्वर से ऊपर स्थित है। क्या चीज, कॉपर या तांबा जो है, कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर से ऊपर स्थित है, ऊपर स्थित है। कि कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर से ऊपर स्थित है। इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है या कर देती है।
कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसमें जो कॉपर है उसका स्थान जो है सिल्वर से ऊपर है, इसलिए स्पष्ट होता है कि जो कॉपर है वो अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये सिल्वर को विस्थापित कर देगा। इसलिए जो है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला हो जाता है। कि आप लोगों को बताया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर स्थित होती हैं वो अपने नीचे स्थित धातुओं को जो है विस्थापित कर देती हैं। तो वही चीज इसमें बताया गया कि जो कॉपर है वो सिल्वर के ऊपर स्थित है, इसलिए कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है। इसलिए सिल्वर नाइट्रेट के घोल में तांबे की छड़ डालेंगे तो उसका विलयन जो है नीला हो जाएगा। अगर इसकी अभिक्रिया के अनुसार अगर देखें कि अभिक्रिया जो है निम्न प्रकार होती है कि जो इसकी अभिक्रियाएं होती हैं वो निम्न प्रकार होती हैं कि ये बन जाएगा, बताएगा कॉपर जो है प्लस सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। और इसमें बताया गया कि क्या चीज, कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसके विलयन में घोला जा रहा है कि जब घोल देंगे सिल्वर नाइट्रेट में घोल देंगे तो ये बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस 2Ag प्लस। ये कहने का मतलब कि जो कॉपर है इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेगा, ये बना लेगा कॉपर नाइट्रेट जो है, और यहाँ जो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा। अगर इसकी आयनिक अभिक्रिया देखा जाए, जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, अगर आयनिक अभिक्रिया देखते हैं तो देखिए जो आयनिक अभिक्रिया होती है ये हो जाएगा Cu प्लस 2Ag प्लस, और गिब्स जब कहने का मतलब कॉपर जो है इसकी आयनिक अभिक्रिया के लिए कहा गया है, ये बन जाएगा Cu प्लस प्लस और प्लस 2Ag। देखिए इसमें बताया गया कि जो ये आयनिक अभिक्रिया है ये कॉपर और सिल्वर जो है अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा Cu प्लस प्लस और प्लस 2Ag बनेगा। देखिए जो ये विलयन है जो ये क्यूप्रिक बन रहा है, ये क्या है, ये क्यूप्रिक बन रहा है। क्यूप्रिक आयन बनने के कारण जो है विलयन का रंग जो होता है वो नीला हो जाता है। ये भी लिख सकते हैं कि विलयन में क्यूप्रिक Cu प्लस प्लस, जो क्यूप्रिक है इसका क्यूप्रिक आयन बनने के कारण घोल का रंग नीला हो जाता है। कि किस लिए नीला होता है कि जब इसकी आयनिक अभिक्रिया जो होती है कॉपर और सिल्वर की आयनिक अभिक्रिया करेगा ये बना लेता है क्यूप्रिक आयन बना लेता है। जो ये क्यूप्रिक आयन बनता है इसी के कारण जो है जो भी घोल है उसका रंग नीला हो जाता है। तो एग्जाम में इस प्रकार के भी प्रश्न विद्युत रासायनिक श्रेणी पर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी पर आधारित प्रश्न कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है किन्हीं 4 धात्विक तत्व दिए गए हैं,
ए बी सी तथा डी जिनके इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया है कौन सा +0.40 माइनस 0.54 प्लस 0.14 तथा -1.36 वोल्ट है को उनके घटती हुई सक्रियता के क्रम में व्यवस्थित करिए या व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसमें कहा गया कि ये 4 तत्व दिए गए हैं। पहला दिया गया है ए दिया गया है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है +0.4 वोल्ट, ये दिया गया है। दूसरा बी दिया गया है, बी का दिया गया है -0.54 वोल्ट। फिर तीसरा सी दिया गया है, सी का दिया गया है +0.14 वोल्ट। फिर डी दिया गया है, इसका दिया गया है -1.36 वोल्ट। इतना दिया गया है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि घटती हुई सक्रियता, बढ़ती हुई नहीं घटती हुई सक्रियता के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अभी हम लोग जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है इसकी उपयोगिता में पढ़े हैं। उपयोगिता में बताया गया सक्रियता या क्रियाशीलता के लिए कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी धातुएं हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं। या ये बताया गया कि जो माइनस में कि जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव जिनका निगेटिव या ऋणायन में अधिक होगा वो अधिक सक्रिय होंगे। तो हमको इसमें जो भी ये प्रश्न दिए गए हैं 4 दिए गए हैं, ए बी सी डी दिए गए हैं, तो इसमें कह रहा है सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमको क्या ढूंढना है कि माइनस में चार्ज किसका सबसे ज्यादा है, किसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है सबसे अधिक दिया गया है। जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक दिया गया होगा वो सबसे अधिक सक्रिय होगा। फिर उससे कम माइनस में कौन दिया गया उसको, फिर उससे कम क्या है, फिर उससे कम क्या है वो चीज लिख देना है। आइए देखते हैं इसका जो सक्रियता का घटता क्रम लिख देंगे। सक्रियता का घटता क्रम, देखिए जो सक्रियता का घटता क्रम है इसमें सबसे पहले निगेटिव में सबसे ज्यादा चार्ज क्या है डी है, तो यहाँ हम डी लिख देंगे। फिर घटता क्रम का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद सबसे कम माइनस में क्या है बी है, बी लिख देंगे। फिर उसके बाद घटता क्रम चिन्ह लगा देंगे। फिर क्या है सी है, सी लिख देंगे। फिर क्या है ए, ये लिख देंगे। चाहे इसका जो वोल्टेज दिया गया है मानक इलेक्ट्रोड दिया गया उसको भी लिख के देख लेते हैं। ये दिया गया है डी का -1.36, बी का दिया गया है -0.54, फिर सी का दिया गया है +0.14, फिर ए का दिया गया है +0.40 वोल्ट। ये दिया गया। इस प्रकार के जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उनको हम सबसे पहले उनका जो भी क्रम दिया गया ए बी सी डी या जो भी धातुएं दी गई है उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़े हैं, यह बताया गया है कि जिसका मान माइनस में सबसे अधिक होगा वो अधिक सक्रिय होगा, वह अधिक क्रियाशील होगा। अगर घटते क्रम में कह रहा है तो जो सबसे अधिक माइनस होगा वाला होगा उसको उस तरफ से घटते क्रम में लिखेंगे। अगर बढ़ते क्रम में पूछ रहा है तो पॉजिटिव में जो सबसे अधिक होगा उसको लिखेंगे। फिर घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में कि माइनस में जिसका मान बढ़ता जाएगा उसको लिख देंगे। तो इस प्रश्न में घटता हुआ क्रम पूछा गया है तो माइनस में जिसका मान सबसे अधिक है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। यही हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा।